मित्रों, आज हमारे ग्वालियर शहर में लल्लन टॉप भैया आए हुए हैं। कुछ करते हैं क्या, डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं? यस मैं आई एम करंटली डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग, तो उधर से मैं इंग्लिश भी सीख रहा हूँ। बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं। नो मैं अभी तो स्टार्टअप है, दिस इज माय लर्निंग पीरियड। जो भी हमारी जो एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज है, उनको जो आज किस जगह इस्तेमाल किया जा रहा है वो आज सब लोग जानते हैं। उनका इस्तेमाल इस जगह होना चाहिए, जो पॉजिटिव जगह वहाँ होना चाहिए कि जब पेपर लीक हो रहे हैं तो किसके द्वारा हो रहे हैं। जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शंस होना चाहिए कि क्यों पेपर बार बार लीक हो रहा है। इंजीनियरिंग करके बैठे, मेरे फ्रेंड्स से भी काफ़ी इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, लेकिन बात ये आती है तब उनको अप्लाई करने की बारी आती है ना, वो डरे जाते हैं। जब छात्र किसी स्किल को ले नहीं पा रहा है तो ये छात्र की स्वयं की कमी है। जैसे हम किसी छात्र एक मिनट छात्र कहाँ से सीखेगा स्किल, बताइए। छात्र स्कूल से सीखेगा, छात्र कॉलेज से वही तो वो कह रहे हैं, कॉलेज में नहीं मिलता है। टीचर नॉलेज देने को बैठा हुआ है, लेकिन छात्र जब तक क्लास में पहुंचेगा नहीं, क्लास में बैठेगा नहीं, 45 मिनट का लेक्चर अटेंड करेगा नहीं, तब उसको स्किल मिलेगी नहीं। और जब क्लास लेगा नहीं, फिर बात डिग्री हो जाएगी, उसके बाद ये रोना रोएगा कि मुझको स्किल नहीं मिली है। जहाँ इतने भी कॉलेज है ग्वालियर के, इतना मोस्टली कॉलेज है जो ना एजुकेशन के नाम पे धंधा करता है। बीटेक वाला होगा, MBA वाला होगा, बंदे की फीस कितनी है? सरकार लोन दे रही है ना, बैंक लोन दे रही। अरे भाई सरकार का दोस्त आपको एजुकेशन नहीं दे रही, 5th क्लास 8th क्लास के बोर्ड हुए, मैंने बहुत से बच्चे देखे उनको चीटिंग कराई जा रही है। ये हमारी सरकार। MA BSc वाले भी कह रहे हैं गार्ड की नौकरी दिलवा लो। जी, ये बहुत देखने को मिल रहा है और हर जगह पद बहुत खाली है, लेकिन क्या सरकार निकाल नहीं रही। कमा के दौलत वो तो अपने कल को बदल रहे हैं, पद के लालच में नेताजी अपने दल को बदल रहे हैं। एक इस नौजवान पीढ़ी की चीतकार हूँ मैं, बेरोजगार हूँ मैं, बेरोजगार हूँ मैं। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लल्लन टॉप की टीम फिलहाल ग्वालियर में है। ग्वालियर के मोती महल के बैजा ताल पर हम मौजूद हैं। चुनावी कवरेज लगातार जारी है, तो अब हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम ग्वालियर के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, चुनावी हाल के बारे में चर्चा करेंगे। जी, नाम बताइए। मेरा नाम, वैसे तो मुझको ग्वालियर में कहते हैं ग्वालियर के मोदी, लेकिन मेरा नाम है श्याम शर्मा। तो चलिए, सबसे पहले श्याम शर्मा जी आप ही बता दीजिए ग्वालियर के मुद्दे क्या हैं। देखिए भाइयों, ग्वालियर के मुद्दे तो मैंने क्लियर कर दिए हैं। आज मेरी 50-55 हज़ार रुपये तनख्वाह भी है, तो कहाँ से गरीब हूँ भाई। काम करो, मेहनत करो, अपने हिस्से की पूरी ईमानदारी से काम करोगे, जिंदगी भर गरीब नहीं रहोगे। ये तो आपकी मोदी जी वाली आवाज़ हो गई। असली आवाज़ ही में भी बता दीजिए। असली आवाज़ में मेरी नॉर्मल सी आवाज़ है, कुछ खास नहीं है। मेरा नाम, कहते हैं लड़के अपनी सैलरी नहीं बताते, आपने तो यहाँ कैमरे पर लड़कियाँ अपनी उम्र नहीं बताती हैं, लड़के सैलरी जरूर बताते हैं, बस सैलरी बताने लायक होना चाहिए। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम भाई साहब? मृत्युंजय चौधरी। क्या करते हैं आप? तिलक विलक लगा के कहाँ से आ रहे हैं? जी, जॉब करते हैं। जी, कहाँ से आ रहे हैं? काफ़ी तैयार वैयार लग रहे हैं एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, बस घूमने निकले हुए हैं, थोड़ा सा जॉब से छुट्टी हुआ बस। इतना तैयार हो क्या आप जॉब से? नहीं, हम कौन सी जॉब कर रहे हैं भाई ऐसे? नहीं, रूम पे से निकले आए हैं बस। अच्छा। कमरे से निकल के क्या जॉब करते हैं आप? मतलब नगर निगम में, यहाँ ग्वालियर नगर में? ग्वालियर में। अच्छा, मुरार में। क्या काम रहता है आपका? जी, मतलब सुपरवाइजर का। अच्छा, क्या देखते हैं, किन चीज़ों की आप सुपरवाइजिंग करते हैं? सफाई उफाई का जो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही सब। चुनाव को लेके क्या माहौल है? बस बढ़िया है सब, बीजेपी का बस सपोर्ट है सबका। हाँ। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम शिवम यादव है और मैं मूलतः इसी लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, करेरा से, केकटोड़ा करेरा गांव से मैं आता हूँ। अभी भैया से जैसे बात हुई, उन्होंने रोजगार के बारे में बात की, तो निश्चित तौर पर ये जो वर्तमान सरकार है उसमें बहुत सारे काम सरकार ने यहाँ किए हैं। ग्वालियर ने बदलाव महसूस भी किया है, लेकिन ग्वालियर की जो मूल पहचान है, हम जैसे ग्रामीण, मेरे साथ के बहुत सारे युवा, ग्वालियर हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के, गरीब परिवारों के लिए वो कोटा है। मुखर्जी नगर का काम यहीं करता है, वो 1 दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ निकल के आते हैं। लेकिन स्थितियाँ ये है कि बेरोजगार युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा ग्वालियर में है। लोगों, अभी लल्लन टॉप का विशेष तौर से इसलिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने पटवारी परीक्षा को जिस तरीके से दिखाया था, वो सब लोग इस चीज़ को देख पा रहे थे। अब स्थितियाँ ये हैं कि
यहाँ बेरोजगार युवाओं की बहुत संख्या है। एक तो कोचिंग माफिया मनमानी फीस ले रहे हैं। दूसरी बात, भैया ने कहा अगर मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और आप केवल काम करने का वो होना चाहिए आप में। लेकिन ये स्थिति बहुत हद तक है। कौन कौन मेहनत नहीं करता प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। रात रात भर जग जग के जब पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, ट्रेनों में ठुस ठुस के जा रहे हैं। रोजगार के और महंगाई के मुद्दे पे निश्चित तौर पे सरकार अभी और काम करने की ज़रूरत है। भाई साहब कहाँ हैं मोदी जी हमारे? आइए। और यहाँ तो आप जैसे कह रहे हैं 400 पार के आप सपने देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बात बेरोजगारी से ऊपर नहीं उठ पा रही है। बेरोजगारी से ऊपर उठेगी, क्योंकि अब भविष्य में जैसा कि आप पता है आपको, अगले 5 साल में 2027 तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्टेबल खड़ा होगा, जो कि आपको भी पता है डॉलर से भी हम ऊपर जाएंगे। धीरे धीरे अपना रुपया मजबूत करेंगे। शिक्षा के लिए अपन लोग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, हाईवेज, सब तरह की सुविधाएं। कोरोना काल अब एक बहुत बड़ा कोरोना काल था, आपने देखा होगा। कोरोना काल में अच्छे अच्छे देश धुरंधर हो गए, धुरंधर थे वो धराशायी हो गए। क्यों हो गए धराशायी? उनके पास रणनीति नहीं थी, प्लान नहीं था, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और अब इंडिया ने उनको लौट के। लेकिन कोरोना में हमने जो तस्वीरें देखी वो कोई कुछ अच्छी नहीं थी। अच्छी क्यों होंगी? पहली बार था। यही अगर कांग्रेस पार्टी होती इस जगह पर, मेरे भाइयों बहनों, आज ये शमशान बन गया होता। अगर मोदी नहीं होते, मोदी जी नहीं होते, तो ये शमशान बन गया होता। प्लानिंग होती है, रणनीति होती है, उसके अनुरूप काम होता है। अब हवा में कुछ नहीं होता। आज उनके पास विपक्ष में आप जो देख रहे हैं, इंडिया का नाम लेके गठबंधन बनाए हुए हैं, लेकिन उसमें कहीं से कहीं तक उनके पास एक चेहरा ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने लायक दिखता हो। आज एक और नया मुद्दा दे दिया उनके कांग्रेस के एक ने, कि बड़े पार्टी जो घर के बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी 55% जब उनके ख़त्म होने के बाद में 55% उनकी जो संपत्ति है वो सरकार के खाते में जाए, 45% बच्चों के खाते में जाए। भैया ये क्यों करेंगे? अरे मैं कहता हूँ ये करेंगे क्यों? उनकी खून पसीने की कमाई है, सरकार को क्यों मिलेगी? उनके पास ही रहना चाहिए। भैया ने जैसे अभी बताया, भैया ने कि और सारी इतनी सारी व्यवस्था, मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हम युवाओं को आगे भविष्य के लिए भी एक आजीविका के लिए जो लोग परेशान हो रहे हैं, घर से माँ बाप उम्मीद लगा के यहाँ भेजते हैं कि यहाँ मेरा मुद्दा, मैं किसी का ना तो सपोर्टर हूँ ना मैं विरोध कर रहा हूँ, केवल हम लोग अपनी मांग जायज। एक इस नौजवान पीढ़ी की चीतकार हूँ मैं, बेरोजगार हूँ मैं, तो निश्चित तौर पे ये इस पे तो काम करने की आवश्यकता है। सरकार के बहुत सारे मुद्दों पे मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बेरोजगार युवा जो यहाँ ग्वालियर में रहता है किसी गाँव से आकर के, वो एक सुबह सुबह एक पोहा वाले को रोजगार देता है, टिफिन वाले को रोजगार देता है, किराए से कमरे लेकर के उस कमरे वाले को, कई कोचिंग वाले बहुत बड़े बड़े बहुत करोड़पति बना दिए उन्होंने, लेकिन वो खुद बेरोजगार होकर के और लोगों को रोजगार दे रहा है, तो क्या सरकार रोजगार नहीं दे सकती लोगों के लिए? तो रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए, ये युवाओं को कहना भी चाहिए इस तरीके से। और मैं तो ये कहता हूँ कि लल्लन टॉप के माध्यम से सभी लोग, अब केवल बीजेपी तो इसलिए और है क्योंकि विकल्प नहीं बचा हुआ है व्यक्ति, और क्योंकि उम्मीद तो दूसरे वालों से भी नहीं है जो विपक्ष में है, उनसे भी नहीं है, उनसे तो जिनसे इतनी है उनसे तो उतनी भी नहीं है, लेकिन इनसे भी बस केवल ये गुजारिश है कि आप कम से कम इतना तो हम लोगों के लिए करके दिखाएं, बस यही उनसे आशा है। बाकी तो सब अच्छा चल ही रहा है, कोई लेकिन एक सवाल हमेशा यही उठता है कि एक मजबूत विपक्ष दिखाई नहीं देता। हाँ, बस उसी का तो लाभ लिया जा रहा है, उसी का तो लाभ लिया जा रहा है। अब यह है कि वो सूरदास जी ने लिखा है कि जो जहाज को पंछी उड़ के फिर जहाज पे आवे, तो वो तो जैसे तालाब में है, अभी एक जहाज है, वहाँ से पंछी उड़ गया, अब लौट के उसे वहीं आना है, मजबूरी है उसकी भाई, कम से कम। अब लेकिन सरकार को ये चाहिए कि सरकार से जो उम्मीदें युवाओं ने लगाई हैं, किसानों ने लगाई हैं, जवानों ने जो भी लगाई हैं, उन्हें पूरा करनी चाहिए। सरकार को अपना दायित्व तो निभाना चाहिए। जनता निभा रही है, जनता ने खूब पर्याप्त बहुमत इन्हें दिया है, और बिल्कुल ये भी निश्चित ही है कि फिर से मिलेगा बहुमत उनको ही। लेकिन बस निवेदन लल्लन टॉप के माध्यम से है कि वो अपना काम जो उनको जिम्मेदारी सौंपी है उसको बखूबी निभाएं, और बाकी उनसे कोई शिकायत नहीं, बस ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक वर्मा है जी। क्या करते हैं? मैं BMS स्टूडेंट हूँ ग्वालियर में। डॉक्टर मतलब मेडिकल स्टूडेंट है जी। तो बताइए, जैसे अभी एक चर्चा चल रही है बेरोजगारी को लेके, कि एक तरफ ये भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है, और दूसरे भाई साहब कह रहे हैं कि स्वरोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको इसको लेकर क्या लगता है? देखिए,
रोजगार और बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको पहले तो हमें ये समझना होगा कि वो उसमें पूरी की पूरी आप सरकार पे डिपेंडेंसी नहीं रख सकते, और सरकार हर एक व्यक्ति विशेष को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। ये वाली बात तो फाइनाइट, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिक्स हैं, कोई फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल है, कोई जानबूझ के काम नहीं करना चाहते, कोई मतलब किसी वजह से काम नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं बेरोजगारी के। बाकी हाँ, अगर सरकार की किसी पॉइंट पे गलती मानी जाए तो वो इस पॉइंट में मानी जाती है। जैसे आज भी कई विभाग हैं, चाहे जल विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, जिसमें आज भी कई वैकेंट सीट्स हैं जहाँ पे भर्ती हो सकती है। कई ऐसी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं जहाँ पे भर्ती सरकार को करनी चाहिए। वहाँ पे हम लोग मानेंगे कि हाँ, बेरोजगारी में जो है वहाँ सरकार को मदद करनी चाहिए हर युवा की। लेकिन वैकेंट सीट जब होती हैं, हाँ। भर्तियां होती हैं, पेपर लीक की खबरें आ जाती हैं। बिल्कुल पेपर लीक की खबरें आ जाती हैं, जो कि गलत है। और मैं कहता हूं कि जो भी हमारी जो एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, उनको जो आज किस जगह इस्तेमाल किया जा रहा है वो आज सब लोग जानते हैं। उनका इस्तेमाल इस जगह होना चाहिए, जो पॉजिटिव जगह वहाँ होना चाहिए, कि जब पेपर लीक हो रहे हैं तो किसके द्वारा हो रहे हैं। जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शंस होना चाहिए कि क्यों पेपर बार बार लीक हो रहा है, क्यों हमारे जो युवा हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो एक युवा है वो 60 साल तक तैयारी करता है, जब उसको पता चलता है, मैं प्री निकालता है, मेंस निकालता है, अपॉइंटमेंट लेटर जब हाथ में होता है तो पेपर लीक हो जाता है। उसको पता चलता है कि मेरी जो वैकेंसी है वो खाली चलेगी। बहुत दुख होता है जब इंसान जब जिस पे बीतती है वही समझ सकता है। जी, आपका नाम भाई साहब? जी नीतीश कुशवाहा। जी, क्या करते हैं आप? अभी कॉलेज स्टूडेंट हुआ, बीकॉम थर्ड ईयर। बीकॉम थर्ड ईयर। कौन से कॉलेज से पढ़ते हैं? अपना माधव कॉलेज। हाँ जी, क्या लगता है इस बार कहाँ चल रही है हवा? वोट डालते हैं ना? हाँ, मतलब पिछले साल मैंने वोट डाला था। तो युवाओं की क्या मांग है? युवाओं की तो मांग यही है कि मतलब उनको जॉब्स चाहिए। हाँ, लेकिन असल में अभी जॉब्स वगैरह जो अभी इस टाइम पे माहौल चल रहा है वो अभी ऐसे ही है कि जॉब्स मिल नहीं रही है। लेकिन हमें जॉब्स के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि निर्भर रहना चाहिए कि सरकार ही हमें जॉब देगी। हमें खुद से कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आत्मनिर्भर भारत जो अभी सरकार निकाल रही है, तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया है। मैं भी जॉब के ऊपर निर्भर नहीं रहता हूँ, अपनी खुद की स्किल्स डेवलप करता हूँ। मैं पेंटर हूँ तो मैं खुद अपनी पेंटिंग बेच के अपना खुद का वो अभी निकाल रहा हूँ। अच्छा। हाँ। किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं आप? यस सर, मैं एनिमेटर हूँ, तो मैं ऐसे ही एनिमेशन वगैरह करता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैं खुद को। बनाते हैं? यस, मैं इलस्ट्रेशंस वगैरह बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, उनको भेज देता हूँ। बस ऐसे मेरा अभी के लिए काम चल रहा है। तो आप ग्वालियर से ही हैं? हाँ, मैं ग्वालियर से ही हूँ। ग्वालियर को लेकर आपको क्या लगता है कि इस जगह पर मतलब क्या अभी चीज़ें बदलना बाकी है? बदलना बाकी यही है कि यहाँ पे बिल्कुल जॉब की कमी है, मतलब जॉब काफ़ी कम है यहाँ। तो ग्वालियर वैसे तो सही जगह है, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से काफ़ी सही जगह है, लेकिन सिर्फ जॉब के लिए प्रॉब्लम है। और इसलिए ऐसे ही अभी कहा जाता है कि ग्वालियर में कोई जॉब नहीं है, ज़्यादातर लोग बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं। क्योंकि और भी लोग शिकायत करते हैं कि ग्वालियर के जो युवा हैं वो कभी दिल्ली जाते हैं, कभी पुणे जाते हैं, कभी बेंगलोर जाते हैं। हाँ, मतलब ऐसे ही है। क्या है, अगर हमें यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी तो हमें बाहर ही जाना पड़ेगा ना, यही तो बात है। क्या है, अभी हमारे ब्रदर वगैरह भी जॉब वगैरह के लिए बाहर ही गए हैं, क्योंकि उनको बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रही है जॉब करने की। वो खुद इंजीनियर हैं, उनको जॉब मिल रही है। तो मेरा कहना यही है कि हमको सरकार के ऊपर भी इतना निर्भर होना नहीं चाहिए। भाई साहब, आप क्या डिस्कशन कर रहे हैं? यस जी, नाम बताइए। माय नेम इज अजय जाटव। जी। मैं बात कर रहा था ओनली फॉर एजुकेशन सिस्टम। अच्छा। यस, बिकॉज इन दैट टाइम एजुकेशन सिस्टम इज द मोस्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज द करप्टेड, बिकॉज मोस्टली पेपर लीक्स एग्जाम। बिकॉज कहाँ से हैं आप? सेवानगर से। बिकॉज मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज इस समय सबसे ज़्यादा यूथ परेशान, क्योंकि 83% अभी डाटा भी जाए, मोस्टली मार्केटिंग सेक्टर या मोस्टली कंपनीज हैं जो कंपनी हायर नहीं करना चाह रही स्टूडेंटों को। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं है। तो इसका काम कौन कर पाएगा? गवर्नमेंट ने इसकी स्किल्स दे नहीं रही। बच्चों का सबसे ज़्यादा भविष्य अंधकार में क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय आदमी अनएम्प्लॉयड क्यों है? क्योंकि इसके पास स्किल्स नहीं है। फर्स्टली इसके पास ना तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, ना लीडरशिप स्किल्स अच्छी, ना मार्केटिंग स्किल्स अच्छी, तो उसके पास अच्छा क्या है? क्या करना चाहिए? ऐसी क्या आपका सोल्यूशन है कि सरकार को फॉलो करना चाहिए कि स्किल्स डेवलप किया जा सके? स्किल इंडिया प्रोग्राम तो एक सरकार चलाती है। यस, चलाती है। कितने को मिल रही है वो स्किल्स? मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ सारी यूथ ही हैं, किस किस को मिल रही है स्किल्स? क्यों वो अनएम्प्लॉयड है?
किसको क्या है बता तो दो। मैं बता रहा हूँ आधे से ज़्यादा आपने भी आप मीडिया रिपोर्टर हो, आप सबसे बात करने जा रहे हैं, आधे से ज़्यादा तो भग जा रहे हैं। क्यों भग जा रहा है? क्योंकि उनके पास बात करने का तरीका ही नहीं है। इससे सबसे बड़ी मैथ भी ये होता है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, टेक स्किल्स नहीं है, तो आप सीखोगे क्या? क्योंकि एजुकेटेड पर्सन कभी भी अपने आवाज़ के लिए कभी दबेगा नहीं किसी से, ये आवाज़ ही नहीं उठा पा रहा। क्योंकि आप सरकार से नहीं मांगो तो किससे मांगोगे? जी आप क्या करते हैं वैसे? मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, BA फर्स्ट ईयर इन जिवानी यूनिवर्सिटी। अच्छा, उसके अलावा भी कुछ करते हैं क्या? डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं? यस, मैं आई एम करंटली डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग, तो उधर से मैं इंग्लिश भी सीख रहा हूँ। बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं। नो, मैं अभी तो स्टार्टअप है, दिस इज़ माई लर्निंग पीरियड। सो इस समय हमारे सर वगैरह यही कहते हैं कि देखो मैं बता दूँ, IIM हो गया, IIT हुआ, इसमें बंदे इतने स्मार्ट होते हैं, बनाए जाते हैं, ना कि बंदे होते क्या हैं। लगता है कि जैसे हमारे जो नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, पहले तो हमने देखा था अभी एक जो पीरियड आया था इसमें भेड़ चाल में लोग IIT और इसके तरफ भाग रहे थे। मैं बता दूँ, अब बहुत सारे लोग उसमें इंजीनियरिंग करके बैठ गए हैं, उनको नहीं है कोई। इसका मैं बता रहा हूँ, इसके लिए पहली बात तो यूथ अवेयर नहीं है, क्योंकि 10th के बाद उसको पता ही नहीं 11th में कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए बेटर है, क्योंकि किसी ने सजेस्ट किया उसने ले लिया। ये तो एजुकेशन सिस्टम नहीं हुआ ना, क्योंकि बंदे को यही नहीं मालूम कि मैथ लिया है, मैथ के बाद BA कर रहा है, बहुत सा बंदा, बहुत सा कॉमर्स BCom कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि बंदे को अवेयर ही नहीं है, बंदे को मालूम ही नहीं है। क्योंकि बीटेक में बता दूं, बीटेक एंड टेक कंपनी का ये बात सही है कि AI इज जस्ट अ रिवॉल्यूशन, क्योंकि वो आने वाले समय में आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप सिर्फ अपने स्किल्स पे काम नहीं करोगे, कब तक कैसे चलेगा? क्या कर रहे हैं भाई साहब? यस सर, जी बताइए। कॉलर ठीक कर रहा था। अच्छा, आप इनके दोस्त हैं? नहीं नहीं, मेरे को अजीब लगा इसी कर दिया। अच्छा, आप क्या मॉडलिंग वगैरह कुछ करते हैं क्या? नहीं नहीं सर, मैं तो अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद से घूमने आए हैं? नहीं नहीं, मेरा क्या एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम था फिजिकली, इसलिए आया। मेरे लेफ्ट साइड में हर्निया हो गया था, उसका ऑपरेशन के लिए आया था। अच्छा, तो यहाँ घूमने आए हैं? हाँ सर, मन नहीं लग रहा था घर पर, इसलिए। अच्छा, तो बताइए, जैसे ये बात कर रहे हैं, आपने उनकी बात सुनी होगी, बिल्कुल सुनिए। इन्होंने बताया कि युवाओं में स्किल्स की कमी है, तो आपको क्या लगता है? जैसे आप अहमदाबाद में रहते हैं, अहमदाबाद यहाँ के कई युवा अहमदाबाद भी जाते हैं नौकरी की तलाश में। ऐसा नहीं है, आप जहाँ जाओ, कोई भी काम हो मन से करो, बिल्कुल मिलेगी। मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मैंने इंजीनियरिंग का पार्ट सुना जब भी मैं यहाँ पे आकर खड़ा हुआ। अच्छा, बहुत से लोग इंजीनियरिंग की बुराई करते हैं कि ख़राब है, वो उनके लिए ख़राब है जिन्होंने की है, पर वो 2 या 3 साल जॉब करते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उस प्रकार का, आइए भाई साहब। या फिर बिल्कुल रहो। जी जी बताइए। आपके हिसाब से इंजीनियरिंग, देखो मैं बताऊँ, सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं होता। फर्स्टली मैं आपको क्लियर बता दूं कि सब्जेक्ट और इंजीनियरिंग कभी भी बुरी नहीं है, लेकिन बात मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको देखो मैं बता दूं, हर किसी को तो जॉब नहीं मिल जाएगी इंजीनियरिंग में, क्योंकि हर किसी के पास टेक तो है नहीं है, हर किसी के पास अच्छी नॉलेज नहीं है। क्योंकि देखो मैं बता दूं, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ज़्यादातर इंजीनियरिंग या बहुत से स्टूडेंट्स कहीं भी हो, ग्वालियर में मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी से अमिटी यूनिवर्सिटी ले लो, IIT यूनिवर्सिटी ले लो, लेकिन मैं बता दूं आपको, इंजीनियरिंग करके बैठे, मेरे फ्रेंड से भी काफ़ी इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, लेकिन बात ये आती है तब उनको अप्लाई करने की बारी आती है ना, वो डरे जाते हैं, उनके इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपको क्या, तो यार एक बात बताओ, कॉलेज क्या प्रोवाइड करवा रहा है? एक बात बताओ, टेक का मतलब, आप आइए। जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? इनका कहना है कि बच्चों को स्किल नहीं मिल पाती है, तो स्किल ना मिल पाने का कारण स्किल में है कि या छात्र में खुद है। जब छात्र किसी स्किल को ले नहीं पा रहा है तो ये छात्र की स्वयं की कमी है। जैसे हम किसी छात्र, एक मिनट, छात्र कहाँ से सीखेगा स्किल, बताइए? छात्र स्कूल से सीखेगा, छात्र कॉलेज से वही तो वो कह रहे हैं, कॉलेज में नहीं मिलता है। एटमॉस्फेयर नहीं है। मैं आपको इसका भी एक कारण बताऊं, आप भी जीवा यूनिवर्सिटी में पढ़े, मैं भी जीवा यूनिवर्सिटी में पढ़ा। हमारे यहाँ कमी क्या होती है, छात्र क्लास लग रही हैं, टीचर्स आ रहे हैं, छात्र क्लास में जा ही नहीं रहा है। जब छात्र क्लास में जाएगा नहीं, उसको बाहर घूमने में ज़्यादा आनंद आता है। जब छात्र क्लास में जाएगा नहीं तो वो स्किल मिलेगी कहाँ से? टीचर नॉलेज देने को बैठा हुआ है, लेकिन छात्र जब तक क्लास में पहुँचेगा नहीं, क्लास में बैठेगा नहीं, 45 मिनट का लेक्चर अटेंड करेगा नहीं, तब उसको स्किल मिलेगी नहीं। और जब क्लास लेगा नहीं, फिर बात डिग्री हो जाएगी, उसके बाद ये रोना रोएगा कि मुझको स्किल नहीं मिली है। तो इसमें इंस्टीट्यूशन की कोई गलती नहीं है, टीचर की कोई गलती नहीं है। मैं इसमें पूरी गलती मानता हूँ छात्र की, कि छात्र स्वयं समर्पित नहीं है ज्ञान को लेकर। जब छात्र खुद जागरूक हो जाएगा कि नहीं, मुझको सच में वाकई में कोई लेना है कोई स्किल,
तो उसको स्किल मिलेगी, और स्किल देने के लिए सरकार कितने काम कर रही है, कितने प्रोग्राम। आप क्या करते हैं वैसे? मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा MBA कंप्लीट हुआ है अभी। MBA कर रहे हैं। तो MBA कंप्लीट हो गया। देखिए MBA एक कोर्स ऐसा है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा मतलब सुधारी जाती वो प्राइमरी चीज़ होती है। लेकिन इंजीनियरिंग का हम जैसे देखते हैं ग्वालियर में भी, जैसे मैं खुद भी ग्वालियर का हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कॉलेजेस में जो इंजीनियरिंग होती है वहाँ सिर्फ डिग्री के लिए होती है। तो ये ज़्यादातर कॉलेजेस में मैंने खुद भी देखा है। आप MBA कर रहे हैं तो शायद हो सकता है आपके यहाँ सिखाया जाता हो, लेकिन इंजीनियरिंग को लेकर आप कैसे कह सकते हैं? इंजीनियरिंग को लेके तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है। हमारा तो क्वेश्चन ही मेरा तो यही था ना कि देखो मैटर क्या करता है। देखो फर्स्टली मैं बता दूं आपको, पहली बात तो सुनिए। फर्स्टली मैटर करता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कौन देगा? छात्र देगा क्या? टीचर्स। क्योंकि तब तक टीचर्स, मैं बता रहा हूँ आपके जहाँ इतने भी कॉलेज है ग्वालियर के अंदर, मोस्टली कॉलेज है जो ना एजुकेशन के नाम पे धंधा कर रहे हैं। सच बता दूं, अगर मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, बीटेक वाला होगा, MBA वाला बंदे की फीस कितनी है? मिडिल क्लास कैसे अफोर्ड करेगा? कैसे करे बताइए आप मुझे। सरकार लोन दे रही है ना, बैंक लोन दे रही। यदि आपको करने, यदि मेरी बात तो सुनो, यदि आप लोन ना चुका पाए वो, और क्या लो आप बता दीजिए मुझे कि एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, उन्हें क्लियर करता है, उसकी प्राइवेट से गवर्नमेंट, अगर उसका गवर्नमेंट में नहीं होता है तो वो 25 लाख 50 लाख पर ईयर देता है। उसका 1 साल का एक 2 4 5 साल की 5.5 साल की डिग्री होती है, उसका 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए हो गया। अब एक बात बताइए, वो 1.25 करोड़ का ब्याज लगाएगा, ब्याज बैंक लेगी तो कितना लेगी आपको पता है? जिस देश में 80% GST पे एजुकेशन चल रही हो, उसमें कैसे भला हो सकता है आपका इस देश में? क्योंकि मोस्टली कंट्रीज में, मोस्टली आउट ऑफ कंट्रीज में फ्री एजुकेशन है। आपकी एजुकेशन 80% GST लगाई बैठी है, डायमंड पे 3% है। क्यों है? बताइए जी। तो आप यही तो बताओ ना, एजुकेशन तो यूथ का पावर पॉइंट है ना, उस पर GST लग रही है, तो किस पे नहीं लगनी चाहिए? नहीं, एजुकेशन पे GST लग रही है क्यों ना? GST जी हाँ बोलो। मैं बता तो रहा हूँ, जिस देश में आप देखो, मैं बता दूँ, मैं हूँ या कोई भी हो, यूथ को सबसे पहले क्या चाहिए? एजुकेशन, जो बेटर क्वालिटी पे हो, जिससे वो आवाज़ उठा सके, और सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जो एजुकेटेड है वो अनएम्प्लॉयड इसलिए, सीधी बात है, उसके पास स्किल्स नहीं है। अगर जिस दिन स्किल्स आएगी ना, अगर मेरे पास स्किल्स नहीं होती ना, मैं आपसे बात नहीं कर पाता। स्किल कैसे आएगी आप मेरे को ये बता पाओगे? टीचर्स प्लेटफॉर्म देंगे तभी तो मिलेंगे। आप कॉलेज में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगी तभी तो बच्चों को मिलेगा। जी, क्या कॉलेजेस में करिकुलम इस तरह का नहीं होना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट पे भी काम किया जाए? डेवलपमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हो भी रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, हम इसको नकार तो नहीं सकते सरासर से। हाँ, लेकिन एक आप कमी ये भी जानते होगे, आप स्वयं भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपने और कॉलेजेस में भी देखा होगा, छात्र जब एडमिशन लेता है, छात्र ने लिया, पैसा दिया, उसके बाद अगर 6 महीने की उसकी अटेंडेंस निकाली जाए तो ऑन एन एवरेज 50% भी नहीं निकलती है। और जब ये आप जनरलाइज कर रहे हैं, हर कॉलेज का ऐसा नहीं है कि छात्र जाते ही नहीं है। जी, आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी मैं बहुत अच्छा जवाब दूंगा कि देखो, मैं बता दूं, 90% मैं मानता हूं कि 90% स्टूडेंट नहीं पढ़ता, लेकिन जो 10% पढ़ता है उसको तो प्रोवाइड करवाओ। जो 10% पढ़ता है, एक बात बता दूं मैं आपको, आप इस तरफ आइए जरा। आप किसी भी बैच में चले जाइए या किसी भी कॉलेज में चले जाइए, स्टूडेंट में चले जाइए, कल MBA बोर्ड का रिजल्ट आया है, मैंने भी देखा है और सभी देखते हैं। आज के टाइम पे परसेंटेज से वैल्यू करते हैं इंसान की, कितना परसेंटेज आई तो आप एजुकेटेड हो वरना नहीं हो। कौन सी डिग्री करी आपने, बीटेक की है, MBA किया है, तो आपकी वैल्यू है वरना नहीं है मार्केट में। क्यों नहीं है? क्यों? थिंकिंग ही डेवलप नहीं कर रहा आदमी, तो ये कौन करेगा? इसके लिए तो आपको सोच बदलने पे काम करना पड़ेगा ना। सोच कौन बदलेगा? सोच हम बदलेंगे और कौन बदलेगा? स्टूडेंट, मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, अगर आप ही बदलने वाले होते तो एजुकेशन सिस्टम क्यों होता है? स्कूल क्यों होते, कॉलेज क्यों होते? इनका काम आपको क्या कमी क्या लग रही है एजुकेशन सिस्टम्स में? वो सीधा ये कह रहे हैं भाई साहब, ये और इंग्लिश के भी इंटरनल और प्रैक्टिकल होने लगे हैं। आप सोचिए, आज इतना स्तर गिर गया। कल 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया, उसने तो ओपन बुक सिस्टम कर दिया है, उसमें छात्र के लिए बिल्कुल उन्हें स्वतंत्रता दे दी कि आप आराम से कॉपी लेके आओ, अपने नोट्स लेके आओ। में कितना स्टूडेंट पढ़ता है MP का? मैं पढ़ता हूँ। क्या आप पढ़े हो? आपके पास एलिजिबिलिटी थी, आपके पास पैसा था, लेकिन किसी गरीब के पास नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा? तो सरकारी स्कूल तो सरकारी पढ़ाई कर रही है, समस्या तो ये है ना, सरकार पढ़ा कर रही है आपको। CBSE स्कूल कहाँ, सिस्टम कहाँ में पढ़ा नहीं रही है? विलेन किसका है? अरे भाई, सरकार का दोष है। आपको एजुकेशन नहीं दे रही, 5th क्लास 8th क्लास के बोर्ड हुए, मैंने बहुत से बच्चे देखे, उनको चीटिंग कराई जा रही है। ये हमारी सरकार बात कर रहे हैं आप। इनका मुद्दा तो कुछ अलग ही है, तो इस पे तो
जी 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 बताइए, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अजब गजब की राजनीति है यहाँ पर, और उसका असर ग्वालियर में भी देखने को मिलता है। कल हाल में ही मुरैना में हम बात करें तो मुरैना में एक बीएसपी के नेता और पूर्व विधायक ने भाजपा का दामन थाम लिया। यानी कि अगली रात कौन सा नेता किस दामन में था, किस पार्टी में था, और अगली सुबह किस में चला जाता है, यहाँ कोई भरोसा नहीं है। यहाँ के नेताओं का कोई भरोसा नहीं है। साहब, आप एंकरिंग क्यों कर रहे हैं, पहले मुझे ये बता दिए। मेरी जॉब खाना चाहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं आपके इस सवाल पर, मैं भी एक एमजीएमसी का स्टूडेंट हूं, और जी बिल्कुल, इसलिए। अच्छा बोल रहे हैं, बताइए आगे क्या। तो ये है कि ग्वालियर के जो आजकल जो वर्तमान संदर्भ में इलेक्शन जो हो रहे हैं, वाकई में ग्राउंड स्तर के जो इश्यूज होते हैं, जनरल इश्यूज होते हैं, उन पर तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। चुनाव हो रहे हैं, धर्म आधारित हो रहे हैं, जातिवाद पर हो रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो राम मंदिर, इस तरीके के मुद्दों को लेकर इनको इशू बनाया जा रहा है, और इसी पर चुनाव हो रहे हैं। कुल मिलाकर जो जनरल इश्यूज होते हैं, यानी कि बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, ब्यूरोक्रेसी को लेकर, इस तरीके के कोई भी मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस तरीके के मुद्दों को बिल्कुल उठाना चाहिए। जी सर, आप बताइए कि किन मुद्दों पर, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए उन पर तो हो ही नहीं रहा है, बेरोजगारी है, जैसे इन सब चीज़ों पर चुनाव नहीं हो रहा, तो आप बताइए सर। देखिए, चुनाव तो भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण रखती हैं। साथ में अगर युवा वर्ग समय के साथ साथ 5 साल की गवर्नमेंट का कार्यकाल देखने के बाद वो चेंज नहीं करती, तो कहीं ना कहीं या तो अच्छी कुछ न कुछ उपलब्धियां हैं, लेकिन लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई और उनके जो भी जीवन यापन के काम नहीं हो पा रहे। अभी हमारे यहाँ देखिए 86% से ज़्यादा बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। अभी न्यूज़ भी आई थी और एक पत्रिका में भी छपा था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बेरोजगारी की बड़ी जटिल समस्या है। कोरोना काल के बाद बेरोजगार युवा बहुत घूम रहा है। ऐसा कोई सा दिन नहीं गया कि कोई ना कोई व्यक्ति आपस में कहता है कि यार मुझे नौकरी दिलवा दो। MA BSc वाले भी कह रहे हैं गार्ड की नौकरी दिलवा दो। जी, ये बहुत देखने को मिल रहा है, और हर जगह पद बहुत खाली हैं, लेकिन क्या सरकार निकाल नहीं रही। होता क्या है, प्राइवेटकरण में आप कितना भी प्राइवेटकरण कर लो, लेकिन आखिर घूम फिर के वो सब में सरकारी में आता है। तो क्योंकि उस प्राइवेटकरण में भी उसकी सीमा है। प्राइवेटकरण में क्या होता है कि मेरी कोई कंपनी है तो मुझे एम्प्लॉय चाहिए 10, तो 10 ही रखूँगा। उसी तरह सरकारी विभाग में भी अगर जगह खाली है तो वहाँ भी भर्ती करें। एजुकेशन विभाग में इतनी सारी जगह खाली हैं, वो भर नहीं रहा। असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह खाली है। बच्चा PhD करके भी घूम रहा है, 2-3 लाख रुपए खर्च कर देता है। अच्छा, शिक्षा का अगर निजीकरण ज़्यादा हो जाएगा तो सामान्य वर्ग तो छोड़िए, कोई वर्ग भी उसको शिक्षा नहीं दिला पाएगा, क्योंकि महंगी है ना शिक्षा। अमेठी में यूनिवर्सिटी है, IT यूनिवर्सिटी है, 3 लाख रुपए लेते हैं साल की। तो अगर वो हर माँ बाप सक्षम नहीं है, तो इसलिए कहता हूँ सरकार को बैलेंस लेके चलना चाहिए कि सरकारी कॉलेज भी रहें, प्राइवेट भी रहें, नौकरियाँ दोनों सेक्टर में आना चाहिए। जैसे रेलवे बहुत बड़ा सेक्टर था, अब आजकल रेलवे में बहुत कम जॉब निकल रही हैं। भारतीय सेना में भी सीधी नौकरियाँ ख़त्म कर दी हैं, अग्निवीर योजना कर दी है। जहाँ सम्मान मिलता था वो सम्मान ख़त्म, आपका पेंशन ख़त्म कर दी, फिजिकल रूप से जो भी उनको मिलती थी सुविधा वो ख़त्म कर दी। 4 साल में भावनाओं की कदर नहीं है, अब प्रोफेशनल बन रहा है। भारत कोई इजराइल नहीं है, बहुत बड़ा देश है। करीब अब देखिए ना 98 पॉइंट कुछ वोटर हैं, 98 करोड़ वोटर है। इससे अंदाजा लगा लो कितनी जनसंख्या हमारे देश में। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी नीड क्या है, रोजगार की। गांव का व्यक्ति चाहे शहर का व्यक्ति चाहता है कि छोटी नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरियों को इस तरह से सीमित किया जा रहा है जिससे रोजगार की बढ़ने की प्रबल संभावना कम होती जा रही है। निजी सेक्टर में जब मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो व्यक्ति भी खर्च करने में आनाकानी करेगा। हम लोग जिंदगी की जो भी कमाई करते हैं, अपनी कमाई करते हैं, उसकी आधी से ज़्यादा जो ज़रूरतें हैं पूरी कर तो देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा कब खर्च करते हैं, जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा। हाँ जी, एक अभी एक शख्स थे जो बता रहे थे कि कॉलेजों में डिग्री तो मिल जाती है लेकिन स्किल्स को लेकर काम नहीं होता है। कई कॉलेजेस की ये समस्या है, तो दूसरे भाई साहब उनको काउंटर कर रहे थे कि नहीं, हमारे यहाँ तो स्किल दी जाती है, क्योंकि वो MBA कर रहे थे। तो स्किल्स को लेकर कितना कॉलेजेस को जागरूक होने की ज़रूरत है? देखिए, स्किल्स डेवलपमेंट होने के लिए
पहले वही मैंने कहा ना कि आप कोई भी 500 रुपये में कोई टीचर रख के कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी भी नीड है। वो कहीं ना कहीं सोचेगा यार हम 500 रुपये में कैसे पढ़ाएंगे। आप देखिए सभी विश्वविद्यालय में, सरकारी हो चाहे ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ स्किल डेवलपमेंट करवाने के लिए प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन आप टीचर हायर कैसे कर रहे हैं, कम सैलरी वाले। तो उनको वो हमेशा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सरकार कर रही है, ध्यान दे रही है, लेकिन क्या है हमारे देश में स्केलिंग जो कैपेसिटी है अन्य देशों के मुकाबले कम है। आप यूरोप में जाएंगे अच्छा लगेगा, यूरोप छोटा देश है ना, जनसंख्या कम है, तो वहाँ पे स्केलिंग के साथ साथ अगर हम योजना भी लागू करते हैं सबके पास जाती है, ऑनलाइन सिस्टम है। लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा सिस्टम, क्योंकि हमें समय लगेगा, करीबन 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसको समय लगेगा। स्केलिंग डेवलपमेंट करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन होता क्या है, समय लगेगा। चलिए तो जी बताइए। एक समय ये हुआ करता था कि ग्वालियर उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब स्थिति ये है कि यहाँ का पढ़ा लिखा शिक्षक युवा अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहा है, यानी कि पढ़ा लिखा युवा अन्य शहरों की शरण ले रहा है। तो ये एक बड़ा ही चिंता का विषय बना हुआ है, और सरकारों को जो भी यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो भी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अपने मैनिफेस्टो में इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जेसी मिल जैसे मुद्दे, यानी कि जेसी मिल जैसे बड़े कारखाने जो यहाँ के हज़ारों लोगों को रोजगार एक समय में दिया करता था, अगर आज चलता तो लाखों लोगों को रोजगार दे सकता था। तो इस तरीके के बड़े बड़े उद्योग यूनिट्स आज यहाँ बंद हो गए हैं। जैसे आपने जेसी मिल का मुद्दा उठाया, पुराने ऐसे कई मुद्दे हैं जो पूरी तरह से अब मतलब सुनने को भी नहीं आते, लेकिन अब नई चीज़ों को लेकर बातचीत चलती है कि ग्वालियर में अब मेट्रो बनाई जाएगी या दूसरी चीज़ें लाई जाएंगी, तो उसको लेकर क्या लगता है? ये कुछ तो होना चाहिए ना, मेट्रो लायक शहर भी तो होना चाहिए ना, मतलब इतना छोटा सा शहर इसमें मेट्रो। चुनाव में तो ये वादा किया गया है। चुनाव में वादा करने से कोई पूरा होता है क्या? बताइए, कोई मुद्दा उठा रहा है, रोजगार का कोई मुद्दा उठा रहा है, सब राम मंदिर को लेके आ जाते हैं, कोई जातिगत जनगणना का मुद्दा लेके आ जाता है। ये कोई मुद्दे हैं? हम युवाओं के लिए क्या मुद्दा चाहिए? रोजगार का मुद्दा कोई लेके ही नहीं आता, रोजगार का मुद्दा नहीं। निश्चित तौर पे जैसे बहुत सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, कुछ भी अलग से नहीं करना है। जैसे राशन फ्री देने का भी सरकार ने वादा किया कि 5 साल के लिए और बढ़ाया जाता है, जबकि वो 5 साल राशन ना देते हुए उन्हीं लोगों को हम उसी पैसे से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, तो मुझे नहीं लगता कि ये राशन फ्री देने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक पोइट हूँ, मैंने एक अपनी कविता है, उसमें 2 पंक्तियाँ लिखी हैं कि कमा के दौलत वो तो अपने कल को बदल रहे हैं, पद के लालच में नेताजी अपने दल को बदल रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सिंधिया जी की बात बताता हूँ आपको। सिंधिया जी अभी गुना से चुनाव लड़ रहे हैं, तो गुना से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ने किसको, केपी यादव को जिता के भेजा था लोकतंत्र में। जनता लोकतंत्र का मुखिया होती है ना, मतलब जनता सर्वोपरि होती है। जनता ने चुन के किसको भेजा था? केपी यादव को। मंत्री किसको बनाया? ज्योतिरादित्य सिंधिया को। क्यों मंत्री बनाया? क्योंकि वो पैसे वाले थे, राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। और अगर वास्तव में बीजेपी कुछ कर रही है तो बस देश का भ्रष्टाचार कर रही है और कुछ नहीं। चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर लगता है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम बीजेपी के खिलाफ उतरते हैं तो ईडी की कार्रवाई ना पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं वो भी भाजपा पार्टी का दामन थाम रहा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये भी चल रहा है शायद। बहुत देर से दल बदलने वाले विषय मेरे बहुत सारे साथियों ने उठाए हैं। तो मेरे एक मित्र हैं, कवि मित्र, उनकी 4 पंक्तियाँ मुझे याद आ गईं कि शुरू कहाँ करतब हो जाएं पता नहीं। प्रतीक चौहान जी की कविता है ये। शुरू कहाँ करतब हो जाए पता नहीं, शुरू कहाँ करतब हो जाए पता नहीं, सिद्ध कहाँ मतलब हो जाए पता नहीं। इनका उड़ना सिर्फ हवा के रुख पर है, इनका उड़ना सिर्फ हवा के रुख पर है। किस कुनबे के कब हो जाए पता नहीं, किस कुनबे के कब हो जाए पता नहीं। तो नेताओं का भरोसा नहीं किया जा सकता। नेता तो अब तो अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि उन्हें जहाँ फ़ायदा है वहाँ के लिए दल बदलने का काम नेता कर रहे हैं। जी इनका नहीं बाद में मारा जी, आप ही आए ना? जी, हम एक्चुअली यहाँ पर युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं कि चुनाव में युवाओं के मुद्दे क्या हो सकते हैं। कुछ बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, कोई स्वरोजगार की बात कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ग्वालियर में ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पर बातचीत? ग्वालियर का जो मुद्दा है बेसिक है कि ग्वालियर
का जो बेसिक मुद्दा है कि यहाँ पर रोज़गार नहीं है। अब रोज़गार क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ की जो बेसिक चीज़ है वो टूरिज़्म है, उस पर ना गवर्नमेंट ध्यान दे रही है ना लोकल सिटीजन ध्यान दे रही है। अगर आप देखें ऐतिहासिक धरोहरों का शहर है ग्वालियर, ग्वालियर फोर्ट है, जिस तरीके पर हम खड़े हैं बैजा ताल है, आप ऑल ओवर पर MP चले जाइए, इस तरीके की खूबसूरत लोकेशंस बहुत सारी हैं ग्वालियर में। महाराजा बाड़ा देखिए, 7 कंट्रीज़ का अलग अलग स्ट्रक्चर है वहाँ पर, रोमन्स बिल्डिंग है, अगर आप देखिए यूरोपियंस बिल्डिंग्स है। तो बेसिक हमारा जो रोज़गार है वो टूरिज़्म है, और इस पर ना प्रशासन ने भी ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, और ना अगर हम बात करें लोकल लेवल पर उतना ज़्यादा काम हुआ है जी। तो ये थी कहानी ग्वालियर के बैजा ताल की। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। आप बताइए आपकी कौन सी लोकसभा सीट है, हम उस सीट पर आएंगे और आपके मुद्दों को जानेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।